जितने भी बच्चे क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा की कल पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, क्योंकि आज का ये वीडियो मैराथन क्लास होने वाला है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आप जाकर कल बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी के पेपर के दिन ऐसे छाप देंगे तो 70 में 70 बिल्कुल आपका आ जाएगा। एक क्लास में सब खत्म कर दूंगा, सब कुछ कंप्लीट हिंदी आपको एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा। लेकिन करना क्या है कि वीडियो को पूरा देखना है, जितना भी मैं पढ़ाऊँ सारी चीज़ों को आपको देखना है। देखिए आज के इस वीडियो में हम गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, 2 श्लोक, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, पत्र लेखन, खंड काव्य, जीवन परिचय, काव्य के लेखक के संस्कृत, टोटल आपके 7 नंबर के देखिए कौन से कितने नंबर के पूछे जाते हैं, सारा चीज मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। और टोटल आपके पूरे हिंदी एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा ताकि आपको भी 70 में 70 मिल जाए और कल जाकर आप बोर्ड परीक्षा 2024 में छाप दो। तो देखिए वीडियो को अंत तक देखना तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही मजा आएगा और 1 घंटे में, केवल मात्र 1 घंटे में आप पूरी हिंदी सीख जाएंगे, ये मेरा वादा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, जो आपको 20 क्वेश्चन आपको OMR सीट में भरने रहते हैं। कहाँ भरने रहते हैं? OMR सीट में। देखिए OMR सीट अगर भरना हिंदी का नहीं आता तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। देखिए 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले मैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आया हूँ। और ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी हैं सभी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे और सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के लेखक हैं। ये तीनों गलत है। अगला प्रश्न है दूसरा कि गबन की विधा है। गबन की विधा किसका है? पहला नाटक, दूसरा एकांकी, तीसरा उपन्यास, चौथा कहानी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है वही सही है, उपन्यास। उसके बाद में देखिए अगला क्या है कि कंकाल के लेखक है। पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, अगला क्या है कि कलम के सिपाही का कीर्ति है। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा अज्ञेय की, तीसरा जैनेन्द्र की, चौथा अमृत राय की। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमृत राय की। पांचवा है शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि कब है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए उसके बाद में देखिए अब अगला आता है, अगला क्या है? देखिए छठवां MCQ आपका क्या है? देखिए यहाँ पर हमने टोटल 20 MCQ को लेकर आया, कितने? 20। देखिए छठवां है कि साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मैथिली शरण गुप्त। देखिए अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या प्रयोगवाद युग की। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, छायावादी युग की। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा कब तक है? तो आधुनिक काल की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से अब तक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए सभी MCQ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, आप डायरेक्ट केवल आंसर देखेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देख लेते हैं हाय कौन, बस उसी में टिक लगा देते, लेकिन देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो देखिए पहला निहार, दूसरा संध्यागीत, चौथा युगांत, चौथा दीपशिला। तो इसका युगांत नहीं है, युगांत उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? पहला रति, दूसरा हास, तीसरा निर्वेद, चौथा विस्मय। ऑप्शन नंबर बी सही है, हास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है 11 नंबर का कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12वां प्रश्न है
देखिए बना हुआ है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पहला उ, दूसरा है बड़ा छोटा आ, दूसरा तीसरा उप, चौथा अन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उप है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रत्यय के भेद है, पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 2, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, हानि और लाभ में कौन सा समास है, तो पहला है द्वंद्व समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा उभयनिष्ठ समास। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है कि जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, लेकिन उसके शब्द क्या हो, विपरीतार्थक, मतलब अलग अलग हो, जैसे माता पिता, दाल भात, चूरा दही, ये सब प्रकार के एक ही शब्द ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसे आसानी से आप सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है, तो पहला द्विज, दूसरा मीन, तीसरा रसना, चौथा मूढ़, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मीन। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका है 16 प्रश्न कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, पहला डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा, नहीं है, तो पहला ध्रुव स्वामिनी, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा लाहौर के राजहंस, चौथा हमारा है स्कंदगुप्त, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लाहौर के राजहंस। देखिए इतना सारा एमसीक्यू, अभी और सारे एमसीक्यू 20 एमसीक्यू टोटल है। देखिए यहाँ से कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, तो पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रूपक अलंकार। उसके बाद में देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक है या नाटककार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आलोचक है, क्या है, आलोचक है। अगला प्रश्न है मैला आंचल के रचनाकार कौन है, पहला मोहन राकेश, दूसरा फणीश्वरनाथ रेणु, तीसरा प्रेमचंद, चौथा जयशंकर प्रसाद, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए इस प्रकार टोटल हमारे कितने थे, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि आपको OMR सीट में भरना था। किसमें भरना, OMR सीट में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को भरना है। अगर हिंदी का OMR सीट भरना नहीं आता, हिंदी का OMR सीट नहीं भरना आता, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हिंदी का OMR सीट कैसे भरे बाय अनमोल एकेडमी 33, आप ऐसे सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो नंबर 1 पे आएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक तो थे आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद में आते हैं आपके क्या 50 नंबर की। देखिए ये 20 नंबर का था क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब आपके 70 का था, तो 70 में 20 घटाइए तो कितना 50, अभी 50 नंबर आपको पाना है। देखिए 50 नंबर के जो आते हैं वो खंड बा में रहते हैं, जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। क्या रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके खंड बा में पूछते हैं। तो देखिए उनको भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ से शुरू होता है। देखिए पहला क्या लिखा कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश है, ये गद्यांश आपका टोटल 6 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है, 6 नंबर का पूछता है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 क्वेश्चन को आप जब लिख लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको 2-2 नंबर एक क्वेश्चन पे, यानी टोटल महत्वपूर्ण गद्यांश का आपका 6 नंबर बोर्ड परीक्षा 2024 में देखने को मिलेगा, और आप लगा के आएंगे और आपको 6 नंबर बिल्कुल भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश को हमें यहाँ तक गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश को हमें देखकर इसका आंसर देना रहता है। लेकिन आप जब बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिया रहेगा। आपको जो है कॉपी में कैसे लिखना है, आपको कॉपी में यहाँ पर लिखना है काले पेन से संकेत लिखने के बाद में आप संकेत लिखने के बाद ऐसे हेडिंग डालेंगे, कुसंग का ज्वार यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद में डॉट क्या है उठाती जाएगी, यहाँ तक आप लिखेंगे इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए इस प्रकार तीन क्वेश्चन आपका पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का रहता है। कितने नंबर का, 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपका 2 नंबर का रहता है। और अच्छी संगत से होने वाले लाभ बताइए, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा 2 नंबर का रहता है। टोटल आपके 6 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के टोटल आपके रहते हैं, 6 नंबर के रहते हैं।
अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप 6 में 6 करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो अच्छे से बताऊंगा, उसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में करना है। और देखिए कॉपी में किस तरह लिखना है, तो कॉपी में भी लिखना हमने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि संदर्भ लिखना, क्या लिखना, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया, लेकिन इसमें समझाएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। देखिए आपको संदर्भ लिखने के लिए दो चीजें आवश्यक है। पहली चीजें क्या आवश्यक है कि किस अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। जैसे देखिए अब मित्रता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, और जो हमारा ममता हो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इसी पे अगर ममता का आ जाता तो आप यहीं पर बदल देते कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित या लिखित मित्रता नहीं ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार आप लिखते। देखिए इसमें संदर्भ लिखने के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लेखक कौन सा है और उसके बाद में आपका चैप्टर का नाम क्या है। तो देखिए चैप्टर का नाम वैसे आपका इसी गद्यांश में मिल ही जाता है कि आपका मित्रता है, कि आपका जयशंकर प्रसाद है, कि भारतीय संस्कृति है, क्या चीजें हैं आपको मिल जाती है। इसी में ढूंढने पर दिमाग लगाएंगे मिल जाएगा। इस प्रकार आपका देखिए जब इस तरह आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 2 नंबर मिलेगा, जो आपका ये क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो कि दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी 2 नंबर का पूछता है। तो देखिए हमने यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या किया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए कि कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए ये 2 तरीके से लिखा है। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो उसका भी मैंने वीडियो, तो देखिए अगर कुछ नहीं आता तो ये आप उतार देंगे, आगे लिख देंगे कल लेखक कहता, लेकिन आपको अच्छे से आता है तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कोई भी गद्यांश की आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो देखिए आप शुरुआत करेंगे क्या, लेखक जी कहते हैं या लेखक कहते हैं, या जो भी लेखक का नाम रहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप लेखक जी कहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो देखिए आप लिखेंगे लेखक जी कहते हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत की घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। मतलब जो बुरी संगत, जो खराब संगत होती है, जो अच्छे लोग नहीं होते, उनके साथ अगर आप करेंगे, उनके साथ आप दोस्ती बनाएंगे तो जिस प्रकार एक बुखार होता है आपको पकड़ लेता है तो जल्दी छूटता नहीं है, उसी प्रकार एक बुरी संगत का असर होता है, जब आपको पकड़ लेगा तो आप छूटेगा नहीं जल्दी। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा उसके बाद में कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से उसके शरीर स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार एक भयानक ज्वर जो होता है उसके शरीर से नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता। और देखिए जब ज़्यादा आपको बुखार, बीमारी और बहुत सारी बीमारियां हो जाती तो क्या होता है कई बार कि इंसान का मृत्यु का कारण भी बन जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है। और उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा वृद्धि को नष्ट कर देती है। मतलब हमारे अंदर उपस्थित जो हमारे सदाचार है, अच्छे विचार हैं, लोगों के प्रति जो अच्छे प्रेम की भावना है और नैतिकता है, ये सारी चीज़ें हमारे मन की वृद्धि को नष्ट कर देती है, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से क्षय हो जाती है, केवल बुराइयां ही बुराइयां हमारे अंदर आ जाएंगी। यही होता, ये इसकी व्याख्या है। तीसरा प्रश्न क्या है, अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा था अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताइए। मतलब जब आप अच्छे दोस्त के साथ, एक अच्छे व्यक्ति के साथ जब मित्रता बनाते हैं तो उसके लाभ हमें क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छी संगति सहारा देने वाले बाहु के समान होते हैं। देखिए बाहु में से होता भुजा, भुजा में से होता हाथ। देखिए जिस प्रकार आपका एक हाथ है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपका क्या देती है, साथ देती है आपको उस कार्य को करने में। कोई भी काम को या किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो वो क्या है, सहायता देती है। उसी प्रकार जब आप एक अच्छी संगति एक अच्छे दोस्त के साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बाहु यानी एक भुजा के समान वो भी आपका साथ देगा, आपकी परिस्थितियों में खड़ा रहेगा, आपकी कठिनाइयों में खड़ा रहेगा, यही चीज़।
जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। देखिए जो व्यक्ति की क्या होती है, उन्नति की ओर, एक अच्छी सीढ़ी की ओर, एक अच्छे शिखर की ओर, उसके जो उसका लक्ष्य है, उसका जो गोल है उसकी ओर जब अच्छा संगत रहेगा तभी ले जाएगा, लेकिन जब बुरा संगत रहेगा तो आपको गड्ढे में गिराएगा, इधर उधर ले जाएगा, आपका मन भटकाएगा, आपको बिगाड़ेगा, आपको बर्बाद करेगा। और अच्छी संगति होती है तो आपको भुजा के समान आपके हमेशा जो है आपकी मनोकामनाओं को सोचेगा, आपके ऊंचाइयों को सोचेगा। यही है तीसरे का आंसर। देखिए अपनी भाषा में जब याद करेंगे ना तो याद बहुत जल्दी होगा, लेकिन आप देख, अब मैंने बता दिया आप ये रटेंगे, कुछ अपने भाषा से बनाइए, कुछ अपने तरीके से बनाइए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। नहीं तो ऐसे रट्टा मार के जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे, बोलेंगे सर याद था लेकिन लिख नहीं पाए, तो ये गलत है। आप अपने से सोचिए, देखिए मेरा, लेकिन क्या हो कि अपने तरीके से आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अब इस प्रकार आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आपका बोर्ड परीक्षा में पूछता है महत्वपूर्ण पद्यांश। क्या पूछता है? पद्यांश। 2 पद्यांश दिया रहता है जो कि आपको एक करना रहता है, ठीक। ये भी आपका टोटल 6 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 6 नंबर का पूछता है। देखिए इसमें भी कितने क्वेश्चन रहते हैं? प्रस्तुत 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3। ये भी 6 नंबर का, तो टोटल 1 नंबर का, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये रहता है। टोटल आपके 6 नंबर के प्रश्न रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या कीजिए, मतलब इसका संदर्भ लिखना है, इसका व्याख्या लिखना है। तो इस संदर्भ में भी आपको दो ही बातें याद रखनी है कि किस लेखक से, किस कवि से लिया गया है और ये किस कविता से है या किस शीर्षक से, जो भी है। तो देखिए सुनी सुंदर बहन सुधारक साने सयानी है जानकी भली, नीर है करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई, और कहूँ मुस्काई चली तुलसी तेही और सोहे सर्वे, औको काल लोचन लाटू अली, अनुराग तड़ाक में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंजकल। ये देखिए इस प्रकार हमारा ये 6 नंबर का 3 प्रश्न है, तो यानी 2 3 6, 1 प्रश्न 2 नंबर के 3 प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या करना है। तो देखिए हमने संदर्भ लिखा है। संदर्भ क्या लिखा? संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी पद्य खंड के वनपथ शीर्षक से लिया गया। देखिए लेखक कवि का नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। किस शीर्षक से लिया गया? वनपथ शीर्षक से लिया गया। ये आप अपनी भाषा में जानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित हिंदी पद्य खंड के वनपथ शीर्षक से लिया गया या वनपथ शीर्षक से उद्धृत। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आधा हो गया, यानी पद्यांश लिखना का संदर्भ तथा व्याख्या। अब व्याख्या देखिए, व्याख्या आप लिखेंगे कि ग्राम वधू ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि हे सावले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। देखिए जो ग्राम की बधुएं होती है, जो ग्राम की बहुएं यानी जो औरत होती है, स्त्रियां होती है, वो सीता जी से पूछती हैं कि हे सीता जी जो आपके राम हैं वो आपके क्या लगते हैं, वो आपके कौन हैं, वो आपके क्या लगते हैं। तो देखिए सीता जी ने कितना अच्छा और कितना प्यारा जवाब दिया। देखिए कितना प्यारा जवाब दिया कि ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मतलब जब उन्होंने पूछा कि आपके राम क्या लगते हैं, तो उनकी जो चतुर सीता जी है, सीता जी तो बहुत विद्वान सीता जी जो हमारी है मतलब चतुर है, मतलब होशियार है। तो देखिए उनके मनोभावों को समझ गए कि वो पूछना क्या चाहते। कई बार क्या होता है देखते हैं लोग जानते हैं लेकिन फिर आपका मजा लेने के लिए पूछ लेते हैं। उसी प्रकार सीता जी से पूछी, वो लोगों ने पूछा कि राम जी आपके कौन लगते हैं, लेकिन उन्हें मालूम था इसलिए उन्हें मजा ले रहे थे। उनके मनोभाव को वो समझ गई। सीता जी क्या हो मनोभाव को समझ गई, मन की बातों को समझ गई। तो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। मतलब जब उन्होंने समझ गए कि ये क्या पूछना चाहते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या काम किया कि हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम अपने क्या कहेंगे। उन्होंने क्या किया कि मनोभाव को समझ गया और उन्होंने प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट, मतलब उसने हंस दिया, मुस्कुराया, अच्छे से बात की, मतलब उनकी मुस्कुराहट से पता चल गया कि ये राम उनके कौन लगते हैं। तो संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भाई जब लोग जान गए कि राम के इनके कौन लगते हैं, उन्होंने मुस्कुराहट के हिसाब से, मुस्कुराहट की वजह से उनको जवाब दे दिया। तो उनकी देखने की आवश्यकता, मतलब मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियों को लज्जा के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखिए भाई साहब, देखिए अगर कोई जैसे आपका देखिए कोई पत्नी है, कोई पति है, तो अगर आपको कोई दोस्त है या कोई भी है, आपके मतलब पत्नी से पूछिए आपके कौन लगते, तो आपको लज्जा आएगी, शर्म आएगी कि मैं कैसे उनका नाम लूँ। उसी प्रकार इनका था। जैसे देखिए कोई भी GF VF होता, देखिए जो GF होता उससे पूछता
है ये आपके कौन लगते हैं, तो देखिए शर्माती है, बोलती नहीं है, तो देखिए उसी प्रकार तो फिर क्या कहते हैं, वो इशारों में और मुस्कुराहट के साथ उसको समझा देते हैं कि ये मेरे कौन लगते हैं। देखिए राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। देखिए अब देखिए जिस लज्जा के कारण केवल संकेत से ही, उन्हें उस संकेत से, मुस्कुराहट से देखकर उन्हें समझा दे कि ये मेरे पति है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एक तक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां। देखिए आप लोगों को इसमें 2 नंबर का प्रसंग पूछता, क्या पूछता, 2 नंबर का प्रसंग पूछता, सॉरी 2 नंबर का नहीं पूछता, लेकिन आपका प्रसंग भी पूछता। तो देखिए प्रसंग लिखना भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रसंग भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करिए कि प्रसंग लिखना। देखिए प्रसंग आप लोग खुद लिखेंगे, मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे आप कोई भी, मतलब जैसे आपका चाहे संस्कृत का हो या आपका पद्यांश का हो, आप उसका प्रसंग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए प्रसंग में से होता है, इसमें यह बताया जाता है कि कविता की पंक्ति में किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इस कविता में, मतलब इस शीर्षक में, इस जो वन पद शीर्षक है, इसमें किसके बारे में बताया गया, कविता की पंक्ति में किसके बारे में बताया। तो देखिए यह राम के बारे में बताया गया है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि सीता जी से लोग पूछते हैं कि जो राम जी हैं वो आपके कौन लगते हैं। मतलब ये इसमें आप प्रसंग में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इस प्रसंग, मतलब इस कविता में, सॉरी इस शीर्षक, इस वनपथ में जो है राम के बारे में बताया गया है और सीता जी से उनकी बधुआ, मतलब ग्राम की बधुआ पूछती है कि राम जी आपके कौन लगते हैं, या कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहता है। मतलब जो हमारे कवि हैं जो तुलसीदास जी हैं, कौन है, तुलसीदास जी हैं, तो वो क्या बताने, इस कविता के इस शीर्षक के माध्यम से लोग क्या बताना चाहते हैं, या किसके बारे में बताया गया, वही हमारा प्रसंग होता। तो आप किसी भी का प्रसंग लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप समझ गए कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर रूपी का उदय हो गया और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल का सुंदर कन्या खिल गई। देखिए जो समझ गई, सखिया राम को समझ गई, एक तक देखती अपने नेत्रों को ला, और जब समझ गई ना तो क्या होगा कि अपने नेत्रों को देखती हुई, अपने नेत्रों से उनको देखती हुई लाभ प्राप्त करने लगी, खुशी प्राप्त करने लगी। और जैसे ऐसा मानो रूपी, ऐसा लग रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। इस प्रकार देखिए आपका टोटल 2 नंबर इसमें आपका मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में देखिए इस प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन पूछता कि सीता जी संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, किस भावना के अनुरूप है, तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए दूसरे का आंसर है कि सीता का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लंब नेत्र निवारण की भावना के अनुरूप है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा था इसमें, देखिए आपका इस प्रकार 2 नंबर इसका भी, यानी टोटल 4 नंबर मिल गए। तीसरा पूछा था अनुराग तड़ाक का क्या अर्थ है। इस प्रश्न में जो अनुराग तड़ाक, ये देखिए जो अनुराग तड़ाक बोला गया इसमें, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए अनुराग तड़ाक का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर, ये तीसरे का आंसर। इस प्रकार आपको 2 नंबर मिलेंगे, टोटल आपके इसके भी 6 नंबर मिल गए। अब देखिए जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आपका 6 नंबर का आपका गद्यांश है, 6 नंबर का आपका पद्यांश है, और इसके बाद में आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए 6 नंबर ये आपका क्लियर हो गया, 6 नंबर ये आपका क्लियर हो गया, और 20 नंबर ये आपका क्लियर हुआ। टोटल कितने हुए आपके 32 नंबर, कितने 32। तो 70 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 8, यानी 38 नंबर अभी बचे। कितने नंबर आपके बचे हैं, 38 नंबर आपके बचे हैं। तो देखिए उसको भी क्लियर करवाएंगे। देखिए अब अगला प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि संस्कृत मानव जीवन अस्माकम संस्कृत। तो देखिए इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महानतम प्रयत्न अकुर्वन्तो अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचरान विचरान च आदर्श्यन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। इसी प्रकार देखिए एक आपका 5 नंबर का आएगा, वही चीज़ हमने देखिए डॉट में शॉर्टकट में लिख दिया, जिस प्रकार बोर्ड परीक्षा में संकेत करके आपको डालना रहता है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को हमने लिखना है। तो देखिए क्या इसमें आपका देखिए क्या पूछता है, आपका पूछता है कि
संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो हमने सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका संदर्भ। तो देखिए संदर्भ लिखा हमने कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। देखिए संस्कृत में आपका जो संदर्भ लिखा जाता है वो केवल आपका पाठ का नाम याद हो, उसके बाद में आप संदर्भ लिखेंगे, कोई भी संदर्भ हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड, हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत वाराणसी, या आपका हो गया बीरा बीरड़ पूज्यते, या आपका हो गया जो भी है, जो भी चैप्टर है, तो इसी प्रकार आप उसका लिख देंगे। तो आप इसका 2 नंबर फाइनल आपका क्या हो जाएगा? पा जाएंगे। अब उसके बाद में क्या पूछा है कि इसका अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसका अनुवाद करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही हमारी संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृत महानतम प्रयत्न, संस्कृत के लिए महान प्रयत्न किए हैं। तो अस्माकम जीवन संस्करण यान आचरण विश्रान चदस्सन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सुधारने के लिए महान प्रयत्न किया, हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, तो यही तो हमारी संस्कृति है। यही क्या हमारी संस्कृति है। इस प्रकार आप 5 नंबर इसमें पा जाएंगे। कितने नंबर पा जाएंगे? 5 नंबर पा जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या आता है? अगला प्रश्न आता है आपका कि ध्यान, चौथा आता है संस्कृत पद्यांश। ये क्या रहता है? संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश वो मेरा क्या था? संस्कृत गद्यांश था। वो हमारा था संस्कृत गद्यांश। ये हमारा क्या? संस्कृत पद्यांश, जो कि आपका ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का आपका पूछता है? 5 नंबर का पूछता है। तो देखिए कि धान्यानाम मुक्तम किस्विद धनानाम स्यात् किमुत्तम लाभानाम उत्तम किस्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तम। ये 5 नंबर का पूछता है। देखिए इसका भी हमें क्या करना रहता है? इसका भी संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए हमने लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश था तो हमने गद्यांश लिखा, लेकिन ये संस्कृत का पद्यांश है तो पद्यांश लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। देखिए अब ये क्या जीवन सूत्राणी है। संदर्भ लिखना बहुत आसान है। अब तो 2 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए इसमें भी हमने इसमें बताना भूल गया है। तो देखिए संस्कृत में भी प्रसंग पूछा जाता है, तो वही चीज प्रसंग आप लिखेंगे। देखिए इस अध्याय में क्या बताया गया कि जो हमारी संस्कृति है, इसी को हम लोग संभाल ले जाएं तो यही हमारी क्या संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने इसको सुधारने के लिए महान प्रयत्न किए, ये हमारा क्या प्रसंग है। और या इसमें क्या कहना चाहता है, यही चीजें आपको प्रसंग रहती है। तो इसी प्रकार आप इसका भी प्रसंग लिख लेंगे और इसका भी आप प्रसंग लिख लेंगे। अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा कि धान्य नाम उत्तम किस्वित धन नाम। तो देखिए अन्नों में उत्तम क्या है? देखिए धनान्याम स्यात् किमुत्तम, धन में उत्तम क्या है? लाभा नाम उत्तम किस्वत, लाभों में उत्तम क्या है? सुखा नाम स्यात् किमुत्तम, सुखों में उत्तम क्या है? इस प्रकार आप इसका 3 नंबर और इसका 2 नंबर, आप 5 नंबर पा जाएंगे। देखिए अभी हमने क्या बताया था आपको। देखिए अब इतना आपका हो गया। देखिए संस्कृत गद्यांश भी हो गया आपका, संस्कृत पद्यांश भी हो गया, यानी आपका ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब आपका ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या आपका? श्लोक, निबंध, पत्रलेखन, खंडकाव्य, जीवन परिचय, संस्कृत। देखिए सारी चीजें मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। अब देखिए उसके बाद में हम 5वां आएगा संस्कृत में उत्तर देना रहेगा। देखिए या क्या आपको देखिए संस्कृत का क्वेश्चन आंसर आता है जो कि आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी जान लीजिए खत्म। अब देखिए संस्कृत के उत्तर। देखिए 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही करना रहता है। कितने क्वेश्चन करना रहता है? 2। एक नंबर कहता है जो कि हमने क्वेश्चन लेकर आया है। तो देखिए लिखा रहेगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार आपको पूछा जाएगा। चलिए इसी में देख लीजिए। किस आतुरस मित्रम का भवति चंद्रशेखरा स्वापित नाम किम आखदयत। तो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। पहले का आंसर है आतुरस मित्रम विश्व भवति, दूसरा है चंद्रशेखरा स्वापित नाम किम आखदयत, चंद्रशेखरा स्वापित नाम स्वतंत्रता आखेत। इस प्रकार 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर टोटल आपके मिल गए। देखिए इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है। ठीक, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। और 1 दिन बचा है तो 1 दिन 24 घंटे आप दिन रात एक करके उड़ा दीजिए गर्दा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका पूछता है 6वां प्रश्न पूछता है आपका जीवन परिचय लिखने के लिए। क्या पूछता है आपका? जीवन परिचय लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम जीवन परिचय किसका लिखेंगे? लेखक। देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया था कि 2 जीवन परिचय आएंगे 10 नंबर के। पहला रहेगा
एक रहता है लेखक का, एक रहता है काव्य का। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। लेखक में हम जयशंकर प्रसाद का देखेंगे और काव्य में हम किसका देखेंगे, तुलसीदास का देखेंगे। देखिए कॉपी भी चेक कर दिया गया है जिस प्रकार लिखा गया है। देखिए ये आपका टोटल आपका 5 नंबर का एक प्रश्न रहता है, तो देखिए 5 में 5 आपको मिला है। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार आपको लिखना है। और देखिए कॉपी कैसे लिखना है इसका भी वीडियो बन गया है। तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 6 का जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव में सुधनी साहू नामक परिवार से प्रसिद्ध था। क्या था, सुधनी साहू नामक परिवार से प्रसिद्ध था। देखिए अगर आप लोगों को कोई भी जीवन परिचय नहीं याद होता किस प्रकार लिखा जाता तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया, आप लोग जाइए चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो जयशंकर प्रसाद के पिताजी थे वो क्या इसके व्यापारी थे, तंबाकू के व्यापारी, यानी व्यापार में होता बेचना, यानी तंबाकू का व्यापार, यानी बेचते थे तंबाकू को। इनके पिता की मृत्यु जब इनका बचपन था, मतलब बहुत ही छोटी अवस्था में थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तभी हो गया था, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। देखिए भाई अगर किसी के गार्जियन है, किसी के फादर हैं, कोई भी गार्जियन है, अगर उसका देहांत हो जाता है तो बच्चे की जो स्कूली शिक्षा होती है वो नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, उसके पास पैसे नहीं होते। तो इसीलिए उसकी जयशंकर प्रसाद की भी क्या हुई कि प्रारंभिक शिक्षा नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्हें प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। मतलब जब नहीं हो पाई तो क्या कि कुछ ना कुछ तो अपना ही अभ्यास से घर पर पढ़ाई की। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा सीख ली। देखिए स्वाध्याय में से होता है स्वयं से अध्याय, स्वयं से पढ़ना, स्वयं से पढ़कर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए आज के युग में कोई छोटा बड़ा ABCD नहीं याद कर पाता, और इन्होंने इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से ही किया। देखिए उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया है। देखिए सर्वप्रथम जब ये मतलब उच्च शिक्षा के काबिल हुए, इनको उच्च शिक्षा की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने अपना सर्वप्रथम नाम कहाँ लिखवाया, क्वींस कॉलेज में। कहाँ लिखवाया, क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा। अब भाई पता नहीं क्या कारण था कि उनका मन वहाँ पर नहीं लगा, वहाँ पर इनका मन नहीं लगा और 8वीं तक शिक्षा ग्रहण कर पाए। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। देखिए अब वहाँ पर जब नहीं 8वीं तक पढ़े, उसके बाद में वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो वो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। तो ये 12 वर्ष की अवस्था थे जी, कितने साल के थे, जब ये मात्र 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखिए अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। देखिए भाई जब कोई गार्जियन नहीं रहता घर में और अकेला आप रहें या कोई अकेला और रहे तो आपके ऊपर भी बहुत सारा बोझ, बहुत सारा कठिनाई आ जाती है। का पहाड़ टूट पाया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा में इनकी पढ़ाई लिखाई, खवाई पियाई, कपड़ा लत्ता, जो भी सारी चीजें थी, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। किंतु अब देखिए भाई संयोगवश उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। किंतु कुछ समय बाद इनके भाई की भी देखिए कुछ समय बाद इनकी बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। कितनी शादियां की, 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण अंदर ही अंदर टूट गए इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव। भाई मैं समझा रहा हूँ। देखिए इन्होंने इनके भाई मर गए, इनके भाई की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने कितनी शादियाँ की, टोटल 3 शादियाँ की। कितनी शादियाँ की, 3 शादी की। अब देखिए जब इन्होंने 3 शादियाँ की तो अकस्मात में से होता है, मतलब बिना किसी कारणवश, बिना किसी बीमार, बिना किसी चीज़ के तीनों की तीनों पत्नियां मर गई। अब भाई एक साथ उन्होंने 3 शादी की, तीनों मरी, तो देखिए उनके ऊपर क्या हुआ, मतलब बहुत कोई भी आदमी रहेगा तो अचानक जब ऐसा कोई काम हो जाता है तो उसकी स्वास्थ्य पर, उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो अंदर से अंदर व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ये चीज़ इनके साथ भी हुआ, ये चीज़ लिखा है। अब देखिए हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को परलोक सिधार गए। अब देखिए अगर पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद नाटककार हैं या क्या, तो आप क्या टिक लगाएंगे, नाटककार। निबंधकार रहेगा निबंधकार, एवं कहानीकार रहेगा तो कहानीकार। इस प्रकार आपका MCQ भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए 2 नंबर का आपका रचना लिखने के लिए आता है उसी में। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नाटक है में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धरुसामनी, एक घूंट इत्यादि। कहानी में है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती। चौथा निबंध, काव्य और कला। 5 नंबर देखिए इस प्रकार इनको उनको क्या है, जीवन परिचय में मिल गया। अब देखिए जिस प्रकार ने बताया कि एक लेखक का है, 2 लेखक का हमने बता दिया, अब एक काव्य का बताते हैं, यानी कवि का जीवन परिचय।
तो देखिए यहाँ पर हमने कवि का जीवन परिचय लिया, किसका लिया, जीवन परिचय कवि का। तो देखिए ये भी आपका 5 नंबर का रहता है, कभी कभी जीवन परिचय 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तुलसीदास का लिखा हूँ। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में होता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान ईटा जिले के सोरो नामक गाँव को मानते हैं, यानी सोरो नामक स्थान को मानते हैं। मतलब कुछ लोगों को भाई मतभेद रहता कि यार इनका जन्म स्थान कहीं और था, ये कहीं और है। क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है ना तो उसके बारे में तमाम चीज निकलने लगती है। तो इसी प्रकार इनका जो जन्म स्थान था उन लोगों को इनके जन्म स्थान में मतभेद थी। देखिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। देखिए राम बोला क्यों था, किस लिए था, आगे आपको मिलेगा। ये सरयू प्रीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने त्याग दिया। देखिए इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में से होता है, बहुत खराब नक्षत्र जो होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति खराब नक्षत्र में पैदा होता है, और देखिए जैसे इनका जो था ना, जब ये जन्म इनका हुआ तो इनके 32 दांत समय जन्म के समय मौजूद थे। तो ऐसा लगता था कि राक्षस है, तो राक्षस जानकर इनके माता पिता ने इन्हें क्या कर दिया था, त्याग दिया था। इनके गुरु नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय 32 दांत मौजूद थे, जिस प्रकार हमने अभी बता दिया आपको। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ, रत्नावली के साथ हुआ। और ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। देखिए पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। ये अपनी पत्नी से अधिकतम बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, तो इनके मन में एक वैराग उत्पन्न हुआ और ये कहाँ चले गए, काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वानों से वेद पुराण आदि का ज्ञान क्या किया, प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी के लगभग हो गई। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्या रचनाएं, क्या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका आदि। इस प्रकार इनकी क्या रचनाएं हैं। अब देखिए इसका आपको इसका आपका 5 नंबर मिला, 5 नंबर मिल गया। अब देखिए आपका एक आता है श्लोक लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जो चार्ट बनाया है, देखिए यहाँ पर देखिए जो मैंने चार्ट बनाया, ये आप भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब जीवन परिचय भी कंप्लीट, आपका खंडकाव्य बचा, 15 लेखन बचा, निबंध बचा, अब आपका श्लोक बचा। तो इस श्लोक को मैं बताता हूँ। अब देखिए एक श्लोक पूछेगा जो आपके 2 नंबर का पूछेगा। ये बोलेगा कि आप अपने स्वपठित खंड का स्वपठित मतलब जो आपने पढ़ा है स्वयं से, वो क्या होता है कि जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया वही आपको लिखना है। तो देखिए बहुत सारे मंगलम मलम यत्र विभूति यत्र विभूषणम काशी के नोम्यते, ये भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्, ये भी है। देखिए जो आपके जो आता है, देखिए संस्कृत पद्यांश आता है, अगर उसमें ना आया हो वही वाला आप लिख दीजिएगा। तो ये देखिए हमने एक लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। देखिए अगर आपको क्या है कि आपको लिखना नहीं आता, अगर आपको लिखना नहीं आता, देखिए चैनल पर वीडियो है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, सारी चीज़ें वीडियो अपलोड है। अब उसके बाद में देखिए अगली चीज़ें हम क्या देखेंगे यहाँ पर। देखिए अगली चीज़ें आपका जो आता है, आपका खंडकाव्य आता है। क्या आता है आपका, देखिए श्लोक भी हो गया, निबंध बाकी है, पत्र लेखन बाकी है। अब आपका क्या बाकी है, आपका एक खंडकाव्य बाकी है। तो देखिए जो हमारा खंडकाव्य होता है इसमें देखिए जिला वाइज होता है। जैसे सिद्धार्थनगर जिले में अलग, बस्ती जिले में अलग, बहराइच, बासी, गोंडा, ये सारे जिलों में अलग अलग होते हैं। तो देखिए मैं अभी बताना तो नहीं, लेकिन आपको एक जो जवाहर मैंने लिखा जो कि गोंडा जिले के लिए है और कहाँ कहाँ जिलों के लिए है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपका। देखिए जो जवाहर लगता है वो 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का आता है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, इतने सारे जिलों में पूछता है जो जवाहर खंड का। तो देखिए आपको इसी प्रकार लिखना रहता है। आप लोग लिखेंगे उत्तर। जो जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेहरू जी को खंड काव्य में युगात्तर लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार है। जैसे सर्वप्रिय लोकनायक जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया। नेहरू ने भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में अपना कुछ न कुछ न्यौछावर किया। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया। देखिए जो भारत की जनता, जो भारत की पब्लिक है, जो भारत के लोग हैं, वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रेम करते हैं। अथाह स्नेह में से होता, अथाह में ज़्यादा स्नेह में से होता, प्रेम करते थे।
भारतवर्ष के प्रांत में अपना कुछ ना कुछ न्यौछावर किया, मतलब जब भारतवर्ष के जो प्रांत होते, प्रत्येक प्रांत जब हुए ना, तो इन्होंने अपना कुछ ना कुछ तो योगदान दे ही दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, सॉरी दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, विश्व शांति के पक्षपोषक। नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे कि किस प्रकार विश्व की शांति होगी, कोई भी हलचल ना मचे, किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो उसी सारी चीज़ों में शांति में लगे रहे। तीसरा है नवराष्ट्र के निर्माता। भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले नेहरू का नाम अग्रय है। देश के उद्यान विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया। ये वह जाति बंधन से मुक्त भारत को देखना चाहते। देखिए भारत को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उस स्वतंत्रता में वो सबसे आगे थे, अग्रय में सोता है सबसे आगे थे। और देश के उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का एक आरंभ किया, जिससे वो देखिए जो हमारे भारत में पहले कई प्रकार की जाति होती थी, जो भेदभाव होता था, जो कि अब इस प्रकार नहीं है, जाति भेदभाव नहीं होती है। तो मुक्त भारत को देखना चाहते हैं कि किसी प्रकार का जाति या किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। चौथा हेडिंग आप लिखेंगे देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्ति और स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंडकाव्य में जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपरिजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में निश्चित किया। ये देखिए आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका खंडकाव्य होगा, बचा क्या आपका निबंध बचा है और पत्र लेखन बचा है। तो जो पत्र लेखन रहता है आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है, तो मैं भी आपको लास्ट में बचाऊंगा। अब आपको बताता हूँ मैं निबंध किस प्रकार लिखना है, कितने पेज का लिखना रहता है, कैसे क्या होता है, कितने नंबर का होता है। तो देखिए अब आता है आपका निबंध। निबंध आपका इस बार बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए किस प्रकार बच्चे ने लिखा, 7 में 7 मिल गया, तो किस प्रकार आपको भी लिखना उसी तरह बताऊंगा। किस तरह हेडिंग डालना है, क्या रूपरेखा रहेगा, क्या चीज़ रहेगी, सारी चीज़ इस वीडियो बताऊंगा। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आप 9वां रहता तो 9वां डालेंगे, 8वां रहेगा तो आप 8वां डालेंगे। अब यहाँ पर जैसे आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे, तो हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। आपको बेरोजगारी पे लिखना रहेगा तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे हेडिंग डालेंगे। कोरोना पे लिखना रहेगा तो डालेंगे चंद्रयान 3। आपको बिल्कुल एक हेडिंग आपको यहाँ पर डालना है, ठीक। अब देखिए आप लिखेंगे रूपरेखा। सबसे पहली बात आप रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में जितनी भी आपको हेडिंग याद है, सबसे पहले आप रूपरेखा में लिख लीजिए कि जितनी भी आपको हेडिंग याद है, ताकि आप उस पर लिख सके, बाद में आप भूले ना, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना रहेगा, निबंध है बड़ा रहता है। तो आपको रूपरेखा जब याद रहेगा आप उसमें लिख देंगे जल्दी से, तो आपको मालूम रहेगा कि हेडिंग में लिखना, ऐसी हेडिंग का आंसर आपको लिखना है। देखिए प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, तीसरा लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रदूषण को रोकने का उपाय, 5वां लिखेंगे उपसंहार। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना में आप लिखना शुरू करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है, यहाँ पर रहेगा पैदा हुआ है, और मानव जीवन को प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही। देखिए प्रदूषण आजकल हमारे जो भारत का जीवन है, ठीक, जो विश्व में भारत का क्या पूरे विश्व में प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि प्रदूषण जो हमारा कचरा है या जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, देखिए इससे कितनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो प्रदूषण को हमें कम करना होगा। तो अब देखते हैं दूसरा हेडिंग हमारा क्या, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी का ऊपर वाला ओजोन गैस का मुख्य चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आज जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में आप लिखना प्रारंभ करेंगे उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल अनेक बीमारियां पैदा हो रही। तीसरा आपका है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में आप लिखेंगे मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेतों में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलाने पर होता है। शहरीकरण और उद्योगीकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए चौथा हमारा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से
मानव और जीव जंतु परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। अब देखिए अगला हेडिंग आपका है प्रदूषण के दुष्परिणाम, मतलब इसके कारण, मतलब क्या इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए प्रदूषण के कारण मानव जीवन को खतरा पैदा हो रहा है। आदमी खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा, सांस लेने के लिए तरस रहा। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जा, जो मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। प्राकृतिक संतुलन में पैदा हो रहा, कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो रही है। अब देखिए क्या होता है कि प्रदूषण रोकने के उपाय क्या, मतलब हम किस प्रकार अपने पर्यावरण प्रदूषण को साफ सुथरा रख सकते हैं, किस प्रकार हम अपने पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो देखिए आप लोग कम से कम क्या करना है कि निबंध में आपको 2.5 पेज से कम नहीं लिखना, 2.5 पेज 3 पेज आपको लिखना है। 250 से 300 वर्डों में आपको लिखना, क्योंकि ये 9th का नहीं है, स्कूल का नहीं है कि आप लिख देंगे पूरा दे देंगे चल जाएगा। वहाँ का बोर्ड का रहता है। साफ राइटिंग में अच्छे तरीके से जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा। प्रदूषण रोकने के उपाय, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक क्या होगा कि हमें पेड़ लगाने होंगे, मतलब जो वनों की कटाई हो रही है, वनों का जो विकास हो रहा है, लोग काट रहे हैं, तो उसको रोकना होगा। ठीक, इसके बाद देखिए आगे है अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना होगा, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक क्या करें, पेड़ लगाएं और वर्षा की जो जल है, वर्षा की जो पानी है उससे संचित करें, उससे मतलब सींचे, बरसात करें, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकारों को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे, मतलब सरकारों को भी प्रदूषण के खिलाफ ध्यान देना होगा, अभियान चलाने होंगे, नए नए कानून लाने होंगे। और उसके बाद में लोगों को सबसे पहले अपने घर निकला हुआ कचरा तालाबों और नदियों में नहीं ले बहाने चाहिए। मतलब देखिए जो आपका कचरा होता है आप ले जाकर क्या करते हैं, नदी में, तालाब में, कुएं में, जहाँ पर भी आप ले जाकर बहा देते, तो वहाँ पर गंदगी फैलती है। तो आप लोगों को, मतलब हम लोगों को मिलजुल कर अपने सोसाइटी को, अपने जो गाँव मोहल्ले टोल्ले सारी चीज़ें होती है, राज्य देश, सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखना। क्योंकि देखिए सबसे जो मतलब सबसे, जब आप अपना घर साफ रखेंगे तब अपने पड़ोसी का, फिर अपने गांव का, फिर अपने समाज का, फिर अपने देश का। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करना होगा। अपने गली और मोहल्ले को भी हमें साफ सुथरा करना होगा, तभी हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण का क्या यहाँ पर जो निवारण है, जो उपाय है, तब जाकर सिद्ध होगा। अब देखिए उपसंहार, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। देखिए प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या, सभी लोग जानते हैं कि हमारा मतलब प्रदूषण जो है बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता, मतलब अपने कोई भी व्यक्ति हो, प्रदूषण कम करने उसको अधिक से अधिक अपने स्तर पर प्रयास करें कि किस प्रकार प्रदूषण को खत्म कर जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण प्रदूषण को सुरक्षित करें। मतलब हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम भी अपने जो भी पर्यावरण प्रदूषण, धुआं होता है या कारखाने में से कुछ भी निकलता है धुआं, प्रदूषण से रिलेटेड, उस पर भी हम आवाज़ उठा सकते हैं। इस प्रकार आपका था। देखिए अब आपका जो है, आपका कितना नंबर, आपका 7 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो था निबंध 7 नंबर क्लियर हो गया। अब आपका बच्चा क्या, केवल पत्र लेखन और सारी चीज़ हो गई। देखिए पत्र लेखन 4 नंबर का है, 70 नंबर आपके थे, 56 नंबर को हमने 66 नंबर को बताया है। 4 नंबर बचा जो कि आपको पत्र लेखन लिखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा पत्र लेखन होता है वो 3 उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे, देखिए हमने यहाँ एक लिखा है जो कि इस शाखा प्रबंधक को, लेकिन देखिए आपको कौन कौन सा और तैयार कर लेना। तो देखिए आप लोग बिजली विभाग तैयार कर लेंगे। किस पे, बिजली विभाग की, हमारे गांव में बिजली नहीं आती है, या लाइट ख़राब हो गया है, या ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है। दूसरी चीज़, आप पानी की समस्या, आपके गांव में पानी नहीं आ रही, पानी की समस्या पे आप याद कर लेंगे। तीसरा याद कर लेंगे आप शाखा प्रबंधक, ऋण प्राप्त हेतु, ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र आप तैयार कर लेंगे। ऋण हेतु आवेदन पत्र आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक,
तीन चीज़ें तैयार कर लेंगे। देखिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको किसी भी बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। देखिए, शाखा प्रबंधक, अब देखिए आप किस बैंक का लिखना चाहते हैं, बैंक का बड़ौदा, यूपी बैंक बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, या आपका जो भी बैंक है। तो यहाँ पर हालांकि हमने लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। किस जिला में है, सिद्धार्थनगर जिले। देखिए, उत्तर प्रदेश के नीचे जिला, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, सिद्धार्थनगर जिले में, बस्ती जिले में, कहाँ, आपको जिला का नाम लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। देखिए, जो विषय होता है केवल 5 वर्डों में, कितने वर्डों में लिखा जाता है, केवल 5 वर्डों में आप विषय लिखेंगे। विषय कहाँ से लिखा रहेगा, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा विषय, वही विषय को आपको लिख देना है, यही विषय होता है ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। फिर यहाँ से लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने से आपका स्टार्ट करेंगे। सबने निवेदन है कि मैंने 2020 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मतलब 2020 में हमने विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, लेकिन अब तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला। मतलब हमें कोई भी नौकरी, कोई भी चीज़ें, हमें रोजगार ही नहीं मिली। तो देखिए, मुझे पता चला, क्या पता चला कि ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपया तक ऋण प्रदान कर रहा। मतलब हमें आपके बैंक से ये पता चला है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो रहा है। अतः आवश्यक दस्तावेज, मतलब जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको भरिए और मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। मतलब 1 लाख रुपया मुझे भी दे दे। दिनांक आप यहाँ पर डालेंगे, दिनांक डालेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे, जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। अब उसके बाद में आप यहाँ पर प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थी में नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, जो भी आपका सेक्टर है, जो भी चीज़ें आप पूरा पता लिखेंगे, नाम आपका जो भी है, पता जो भी है। अब उसके बाद में देखिए, अगर आप वीडियो को देख लिए तो आपका देखिए 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। और आपको समझ में आया हो, क्या आया हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब देखिए, एक दिन है, एक दिन अंतिम मौका है। एक दिन क्या, अंतिम मौका। एक दिन आप मिलकर डट कर सामना कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। 24 घंटे आपके पास टाइम है, 24 घंटे ऐसे दिन रात एक कर दीजिए और आप बोर्ड परीक्षा में टॉप कर दीजिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।